हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मस्त। मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। जब मैंने टाटा मेटलिक का वीडियो बनाया था तो आपसे बोला था कि मैं इसके बाद 2 और वीडियो लेकर के आऊंगा इसके पीयर्स का, वो भी एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। ठीक है, पहला टाटा मेटलिक, दूसरा जो मैंने वीडियो बनाया वो था पावर एंड इस्पात पे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जो आज मैं वीडियो लेकर के आया हूं वो है एनएमडीसी पे। जी हाँ फ्रेंड, उस स्टॉक का नाम है एनएमडीसी। इसको बाय करना चाहिए या नहीं? आप जब इसका फंडामेंटल देखोगे तब तो बहुत एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड दिखाई देगा, लेकिन ऐसा क्या बात है कि इसका इक्विटी बढ़ ही नहीं रहा है, इससे इन्वेस्टर रिटर्न ही नहीं ले पा रहे भाई? क्यों? ठीक है, क्या ये इसमें डेट है, क्या इसके प्रमोटर के साथ लोचा है, या इसका रोस गड़बड़ है, या आरओई खराब है, या फिर सेल्स खराब है? आखिर है क्या इसके साथ भाई? ये सब कुछ जानेंगे। अगर ये सब कुछ सही निकला तो भाई साहब इसमें ब्रेकआउट क्यों नहीं आ रहा? अगर ब्रेकआउट भी आने वाला हो, सब कुछ सही निकला और ब्रेकआउट भी आने वाला हो, तो टारगेट प्राइस क्या होगा इसका? आज के वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग फ्रेंड। ठीक है, तो टाटा मेटलिक, पावर इस्पात एंड नाउ एनएमडीसी। इसके बाद जो एसेट कंपाउंडर एकेडमी की टीम जो 3 स्टॉक पे वीडियो बनाने जा रही है, वो तीनों के तीनों सिक्लिकल स्टॉक्स हैं और टायर मैन्युफैक्चर करते हैं। जी हाँ फ्रेंड, गुडईयर नहीं है, उनके अलावा एमआरएफ भी नहीं है, उनके अलावा 3 और। वो कंपनी कौन कौन सी है जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। एंड तीनों में से एक मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांस है, अब तीनों के तीनों मल्टी बैगर हो गए तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर तीनों में आपको पैसा लगाना हो तो सही है, तीनों के नाम जानना हो तो सब्सक्राइब कर लिए। आइए चलते हैं एनएमडीसी के बारे में जानते हैं भाई, इसका लोचा क्या है। ठीक है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, क्या इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, या रुक जाओ और ज्यादा फंड ना डाले, या एग्जिट हो जाए, या फिर और फंड डाले, ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं कि भैया ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। जैसा कि अभी मैंने पहले ही में ये सस्पेंस क्लियर कर दिया कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पे पी देख लो, 4.5 से भी पी कम है, और बुक वैल्यू और करेंट प्राइस तो आपको इसका बता ही दे रहे हैं कि फंडा क्या है, मतलब क्या। अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो भैया ये अभी इस चढ़ते हुए मार्केट में एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। जी फिर इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, जो एक वीडियो एक कंपनी होगा, वो वीडियो एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है और उसका शेयर प्राइस ऑलरेडी 6 टाइम्स हो चुका है पिछले 2 सालों में, लेकिन फिर भी अंडर वैल्यूड है। तो उसमें और क्या क्या स्कोप है। कमाल का स्टॉक है फ्रेंड, लेकिन वाई वो आज के समय भी अंडर वैल्यूड है, जबकि उसका शेयर प्राइस लगभग 6 गुना रिटर्न दे चुका है फ्रेंड पिछले 2 से 2.5 सालों में। इसको भी जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा। यहां से हमने देखा फ्रेंड कि ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और दूसरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो नेट वैल्यू और मार्केट प्राइस को अगर कंपेयर करें तो डिफरेंस काफी कम है। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ओके, इसके बाद और क्या है, इसका मार्केट कैप देखें तो अबाउट 46,000 करोड़ है। अब आते हैं बारी बारी से, पूरे 10 साल का रोस भी देखेंगे, प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे भाई 3-4 सालों में क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ। डेट भी देखेंगे, क्या इसमें डेट है, या इसका प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड, बहुत ऐसी जानकारी मिलेंगी आपको जो कि आपको आगे भी ढेरों स्टॉक्स को एनालाइज करने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। ओके, अब यहां पे आते हैं, रोस पे नजर डालते हैं फ्रेंड। तो रोस इसका बेहतरीन 30% का है, लेकिन फ्रेंड अगर इसके कुछ साल पहले 7 सालों का रोस का बात करते हैं तो जिसका एवरेज यहां पे लगभग 24% का दिखाई दे रहा है। मतलब अब तो भैया ये 45 डिग्री बनाना बनता है या नहीं?
तो 45 डिग्री का कर्व भी देखेंगे इसका टेक्निकल चार्ट पे कहां लेकर के इसको जाता है। ठीक है, आरओई बेहतरीन 7 सालों का जो आरओई है वो है 16%। जब मैंने पिछला 2 वीडियो बताया था, आपको बोला था कि सिक्लिकल सा स्टॉक है, ठीक है, तो 15% से ऊपर काफी अच्छा आरओई माना जाता है। ठीक है, हालांकि इसका आरओई डे बाय डे काफी इंप्रूव हुआ है फ्रेंड, वो नीचे भी देखेंगे। और जो इसके पिछले साल का आरओई है 22% का आरओई है, काफी बेहतरीन आरओई है। ठीक है, इसका सेल्स ग्रोथ पे नजर डालते हैं। जो पिछले सेल्स ईयर का सेल्स ग्रोथ है बम्पर 122%। ठीक है, और 5 सालों का 19% जबरदस्त। ठीक है, और 3 सालों का 10% सेल्स ग्रोथ सेटिस्फैक्टरी है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि अभी तक इस स्टॉक में ग्रो नहीं निकला, शेयर होल्डर को प्रॉफिट नहीं मिला। ठीक है, आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला अपना सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखते हैं कि भाई साहब इसमें डेट है या नहीं। तो आइए डेट पे चलते हैं। यहां पे हमारे लिए खुशी का बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। ओके, उसके पहले एक चीज और जान लेते हैं भाई साहब, इसमें जो सबसे बड़ा चीज है एनएमडीसी। एनएमडीसी का आखिरकार फुल फॉर्म है क्या? तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसका सबसे खास बात क्या है, जो इसको या तो मल्टीबैगर बना सकता है या बैठा सकता है। ठीक है, क्या है? फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट कंपनी। इसको कभी दिमाग से निकालना मत फ्रेंड। ठीक है, सेल का हाल क्या, गेल का हाल क्या, कोल इंडिया का हाल क्या, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसके आगे लिखा हुआ है फुल्ली ऑन्ड बाय गवर्नमेंट और उसका बंटा धार हो गया है। फंडामेंटल जाकर के देखोगे भाई साहब क्या कंपनी है, लेकिन उसके आगे जो एक लाइन चिपका हुआ है ऑन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, आइए चलते हैं, यही आपको बताना था। अब अभी हमने क्या देखा कि ये कंपनी डेट फ्री है फ्रेंड। ओके, ये तो बहुत खुशी का बात है। एक तो अंडर वैल्यूड, रोस, आरओई, सेल्स ग्रोथ सभी के सभी कमाल। मार्केट जो इसका मार्केट कैप है वो भी लार्ज कैप। अब क्या है यहां पे प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। कैगर जो है 5 सालों का 20%, मतलब हर साल से आपका पैसा 20% से बढ़ रहा है, लगभग ऑन एंड अराउंड 4 साल में आपका कंपाउंड कैगर। ठीक है, 4 साल अप्रॉक्स डबल हो जा रहा है। ओके, ठीक है, यहां पे डिविडेंड पे अगर गौर करें तो बेहतरीन सारे 39% का डिविडेंड इसने दिया है। ठीक है, अभी तक 40% का डिविडेंड वो हर साल मेंटेन करता आ रहा है। जो इसका मेन कॉन्स है, ठीक है, वो क्या है कि 3 सालों में 11.5% इसके प्रोमोटर इस कंपनी से निकल चुके हैं। तो इसका 3-4 साल का प्रोमोटर होल्डिंग भी देखेंगे कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग क्या है। अब आइए देखते हैं इसका रोस क्या है, रोस कंसिस्टेंट है या नहीं। रोस 20% से हर साल ज्यादा ऊपर का देता आया है या नहीं फ्रेंड। ठीक है, आइए इसके रोस पे नजर डालते हैं। यहां है हमारे पास रोस, ये रहा रोस, यहां पे देखते हैं। ठीक है, 2007 में 72%, देन 70, 67, 34, 2014 के बाद से 34, 33, बीच में एक बार डाउन हुआ है 14 और 16, उसके बाद फिर से, मतलब कहने का मतलब जो अभी हमने देखा था कि पिछले 7 सालों में यह अप्रॉक्स 24% का रोस देता आया है, तो बेहतरीन सा रोस है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो इसके कॉन्स में भी लिखा हुआ था, प्रोमोटर होल्डिंग सारे 11% से कम हो गया है। ठीक है, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि भाई साहब क्या हुआ इसके साथ। अब यहाँ पे प्रोमोटर है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, यहाँ पे देखिए 2019 मार्च 2019 में, मतलब 3 साल पहले 72% का था और अभी ये अराउंड 61% के आसपास है। तो प्रोमोटर एग्जिट हुआ है इसमें। ठीक है, प्लस एक छोटा सा खुशी का बात यह है कि FII एंड DII का परसेंटेज इसमें बढ़ा है सितंबर 2021 तक। हालांकि FII थोड़ा सा एग्जिट भी हुआ है। ठीक है, DII ने होल्डिंग बढ़ाया है। ठीक है, तो काफी इंप्रेसिव है। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है फ्रेंड, ये हमारे मन में डाउट क्रिएट कर दे रहा है कि भैया क्या बात है, प्रमोटर एग्जिट हो रहे हैं, ऐसा क्या चीज है।
ठीक है, कंपनी डिविडेंड दे रहा है लेकिन रिटर्न नहीं मिल रहा है इक्विटी से, उनको ग्रोथ नहीं मिल रहा है उनको इक्विटी से, या फिर हो सकता है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ना हो, या फिर कुछ इंटरनल माजरा हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हो सकते हैं, ऐसे बातें हो सकती है। ओके, अभी तक हमने क्या नोटिस किया यहां पे कि कंपनी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड, रोस बेहतरीन, आरओई सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद कंपनी डेट फ्री। ठीक है, यहां पे एक मुद्दा ये है, और डिविडेंड भी काफी अच्छा। एक मुद्दा ये है फ्रेंड कि जब कोई आदमी पैसा लगाता है, जब कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है, तो उसको पैसा आना दिखना चाहिए, पैसा उसके पास आ रहा है ये दिखे, आइदर बाय इक्विटी और बाय एनी टर्म। ठीक है, लेकिन मान के चलो कि अगर पूरे साल में आप जो भी है, ठीक है, अगर मान लो कि 15%, 20% या 10%, 1 रुपए से बढ़ के 100 रुपया गया, डिविडेंड दिया, वापस 50 रुपया आ गया, लोगों को दिखता है भैया मेरा 1 लाख से पैसा घट करके 50,000 हो गया है, ओहो गड़बड़ चीज है ये। ठीक है, क्योंकि उनके सामने जो पैसा दिख रहा है वो उसी को मानते हैं कि ये मेरा पैसा दिख रहा है, यही मेरे पास है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग जो है हमारे मन में दुविधा सा पैदा कर दिया है। आइए देखते हैं कि अब इक्विटी का क्या हाल है, इसको अब इक्विटी के अनुसार इसका टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, हमें वेट करके बाई करना चाहिए या तुरंत बाई करना चाहिए, या जिन्होंने बाई किया हुआ है उन भाई साहब को निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि अभी तक का जो ग्राफ है फ्रेंड, ठीक है, तो ये ग्राफ लगभग 2006 से लिया गया है, जिसके बीच में ये 2009 भी आ जा रहा है। ठीक है, चलो फिर भी ठीक है ना। अब इस ग्राफ को अगर अटैच करते हैं तो ऑन एन एवरेज इस प्राइस को तो ये कभी ना कभी टच कर ही रहा है हमेशा, और इसका जो रेंज देख रहे हैं फ्रेंड पिछले अप्रॉक्स 10 सालों से वो 100 से 200 के बीच में अटका हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ट्रेडर भैया तो इसमें फायदा उठा ही रहे होंगे, लेकिन इन्वेस्टर जी को इसमें कुछ नहीं मिल रहा होगा, वो डिविडेंड का आस लगा के पूरे साल बैठे रहे होंगे, भैया डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा, डिविडेंड आएगा। तब तक यहाँ से जब डिविडेंड देने का बारी आया तो यहाँ पे 100 से 200 से वापस 100 पे आ गया और डिविडेंड आ गया अकाउंट में, तो जस के तस हो गया, उनको तो सिर्फ लॉस ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, इतना लंबा डेटा नहीं लेते, 5 साल का डेटा लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या ग्रोथ है इनका। अब 5 साल के ग्राफ पे क्या देखते हैं फ्रेंड कि यहां पे लगभग इसका प्राइस 140 था और वहां से ये अबाउट 190 तक गया। ठीक है, 5 सालों में क्या मिला, 150, 140 से 190, वो भी 5 सालों में। 50% रिटर्न भी तो नहीं हुआ। ठीक है, चलो भैया ठीक है, इससे ज्यादा रिटर्न तो आप बोलोगे एफडी वाला दे देता है। अब आते हैं एक बार मैक्स चार्ट पे, इसका 45 डिग्री का भी ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इसका टारगेट का प्राइस लगाते हैं। जो इसका रोज कह रहा है वो इसका प्राइस होना चाहिए 600 रुपया, मतलब 45 डिग्री के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा ग्रोथ आपको अभी देखने के लिए इसमें मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ बस देखने ही के लिए मिल रहा है, वो ग्रोथ हो नहीं रहा। तो अभी 5 सालों पे देखा कोई इक्विटी से रिटर्न नहीं, पूरे अभी तक का डेटा देख लिया 12-15 सालों का, कोई होप अभी नजर नहीं आ रहा। और जब तक ये 200 को अच्छे से क्रॉस ना करे, आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट यू शुड इन्वेस्ट इन इट। ओके, आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्लस पहला क्राइटेरिया क्या हुआ कि 200 को अच्छे से मान के चलो कि जब ये एनएमडीसी 250 के ऊपर जाए विथ अ गुड वॉल्यूम, वो बताने के लिए मैं फिर से आपके पास आऊंगा। जब भी ऐसा सिनेरियो आएगा तो मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि भैया ये टाइम आ गया है, आपको बाई अप कर लेना चाहिए 600 के टारगेट प्राइस के लिए, क्योंकि जैसे ये 200 को गुड वॉल्यूम के साथ ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आएगा और 600 का प्राइस बहुत ही जल्द अचीव हो जाएगा। तो पहला क्राइटेरिया यह है कि 250 के ऊपर जाए तो ही बाई करो, और दूसरा क्राइटेरिया यह है कि प्रमोटर्स का इसमें वापस से भरोसा जगना चाहिए। तो जो भी अभी प्रमोटर होल्डिंग है उससे अराउंड अगर 10% जब भी बढ़ता है ऊपर, ठीक है, आपको उसमें बाई करना चाहिए। सपोज करो 250 के ऊपर चला गया और प्रमोटर होल्डिंग 5% से बढ़ा, मतलब क्या दोनों क्राइटेरिया पॉजिटिव साइन दे रहा है, तो उस केस में भी आपको बाई करना बनता है। ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आपके पास फिर से हाजिर होऊंगा। तो जो मैंने 3 स्टॉक बताया, पहला स्टॉक जो मैंने बताया था हमारे पास
टाटा मेटलिक, दूसरा जो स्टॉक था गोदावरी पावर एंड इस्पात, और तीसरा जो हमारे पास स्टॉक था एनएमडीसी। ओके, तो जो थर्ड स्टॉक है उसको इन दोनों के कंपेयर में आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि अंडर वैल्यूड स्टॉक है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं मिलने वाला है आपको फ्रेंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ठीक है? अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कीजिए और दूसरों से कहिए कि भाई यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, शेयर का एनालाइज कैसे किया जाता है वो सब सिखाया जाता है। तो भैया आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मिलेंगी। ओके, ठीक है फ्रेंड, चलते हैं। गुड बाय, शुभ रात्रि।